हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। आज क्लास 11 मैथ में पहला चैप्टर समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय क्या होता है और कैसे इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए समुच्चय जो है वो वस्तुओं, संख्याओं या अक्षरों का संग्रह होता है। ठीक है, वस्तुओं, अक्षरों या संख्याओं का संग्रह। लेकिन संग्रह कैसा हो, तो संग्रह समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्रिकेट मैच सब लोग देखते होंगे और उसमें खिलाड़ियों के बारे में, जैसे सबके अपने अपने फेवरेट बल्लेबाज होंगे। अगर कहा जाए कि आप सबसे अच्छे 5 बल्लेबाजों का नाम लिखिए, नाम लिखिए मतलब एक तरह से नामों का संग्रह बनाइए, तो आप लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, अगर इन सबसे कह दिया जाए कि आप लोग 5 सबसे अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह बनाइए, तो क्या उन सभी लोगों का जो संग्रह होगा वो एक जैसा होगा? तो संग्रह एक जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर लोग अपने अपने जो अच्छे खिलाड़ी होंगे, जिनको वो अच्छा मानते होंगे, उनका नाम लिखेंगे। तो संग्रह अगर एक जैसा नहीं होगा तो इस संग्रह को हम लोग समुच्चय नहीं बोलेंगे। संग्रह ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए क्या रहे, एक जैसा रहे, यानी सब लोग माने कि नहीं, हाँ इस संग्रह में यही 5 आने चाहिए थे या ऐसा ही होना चाहिए था। तो सबका संग्रह अगर एक जैसा होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे समुच्चय। जैसे अगर अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वरों का संग्रह बनाने के लिए कहा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वरों का संग्रह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर क्या क्या होते हैं ये सबको पता है। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। अच्छा, अगर मान लीजिए इसका संग्रह बनाने के लिए बोला गया, कहा गया कि 5 स्वरों को लिखिए, तो कोई ऐसे क्रम से लिखेगा ए, ई, आई, ओ, यू। तो हो सकता है किसी के दिमाग में ओ पहले आ गया, फिर ई आया, फिर ए आया और फिर आई, फिर ओ यू आया, ऐसा हो सकता है। या चलो किसी के दिमाग में पहले यू आ गया, फिर आई आया, फिर ए, फिर ई, फिर ओ आया। लेकिन हाँ, आएगा तो यही 5 स्वर, इसके बाहर तो कोई स्वर लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वरों का अगर हम संग्रह बनाने के लिए कहेंगे या उनका नाम लिखने के लिए कहेंगे तो सब लोग लगभग यही नाम लिखेंगे, सबका संग्रह एक जैसा होगा। तो इस संग्रह को हम लोग बोलेंगे क्या? समुच्चय। ठीक, तो परिभाषा समुच्चय की यह है कि वस्तुओं का या वस्तुओं की सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित संग्रह को हम लोग कहते हैं समुच्चय। वस्तुओं के सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित संग्रह को कहा जाता है समुच्चय। तो सुपरिभाषित का मतलब अभी बताया गया कि सुपरिभाषित का मतलब होता है ऐसा संग्रह जो सबके लिए एक जैसा हो, बराबर हो, सब समान हो, तो उसे कहा जाएगा सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, और दूसरा शब्द है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का अगर हम संग्रह बनाएंगे तो उसमें कोई भी वस्तु एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है। जैसे इसी एग्जाम्पल में यहां पर हमने अंग्रेजी के 5 स्वर लिखे हुए हैं। ठीक, अब कोई अगर ऐसा लिख दे ए, ठीक, ई, आई, ओ और यू, चलिए यू इसमें उसने 3 बार लिख दिया। अब अंग्रेजी के 5 स्वर लिखने थे, तो क्या ए को हम 2 बार लिखेंगे तब ये स्वर कहलाएगा या यू को 3 बार लिखेंगे तब ये स्वर कहलाएगा? ऐसा तो जरूर नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला का अगर हम स्वर लिख रहे हैं तो उसमें ए को अगर 1 बार और यू को केवल 1 बार लिखेंगे तब भी वो स्वर ही कहलाएगा। ये 2 बार और यू को 3 बार लिखना व्यर्थ है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सुव्यवस्थित तरीका नहीं है। सुव्यवस्थित तरीका कौन होगा? ये जो ऊपर दिया गया है, ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, मतलब हर एक अक्षर को केवल कितनी बार? 1 बार, तब वह कहलाएगा सुव्यवस्थित संग्रह। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो तरीका है ये तरीका गलत रहेगा।
तो इसको हम लोग सही बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो अक्षर एक से ज्यादा बार आया होगा उसको केवल एक बार लिख लेंगे, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। चलिए, तो अब ये तो हो गया संग्रह। सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित का मतलब समझ में आ गया। अब इस समुच्चय को दर्शाएंगे कैसे? क्या ऐसे ये 5 स्वर हम लिख दिए तो क्या ये समुच्चय बन गया, या इसको हम लोग समुच्चय कह देंगे? तो इसको भी दर्शाने का कुछ तरीका रहेगा, कुछ ढंग होगा, कुछ तरीके से इसको दर्शाया जाएगा। तो कैसे दर्शाएंगे? तो किसी समुच्चय में ये जो अक्षर या संख्याएं आएंगी वो इस समुच्चय के कहलाएंगे अवयव, एलिमेंट कहलाएंगे, और इन अवयवों को मझले कोष्ठक द्वारा दर्शाया जाता है, यानी इन अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर दर्शाएंगे। और कैसे लिखेंगे? इनके भी जैसे यहां कॉमा लगाकर इनको अलग किया गया है, ऐसे ही इन्हीं अक्षरों को अगर हम ऐसे मझले ब्रैकेट में लिख दें ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक, अगर ऐसा लिख दिया जाएगा तो यह जो संग्रह है ये अब कहलाएगा समुच्चय। मझले ब्रैकेट में लिखना है, और इस पूरे ब्रैकेट को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर द्वारा दर्शाएंगे। ए से लेकर जेड तक में से कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं और इसको इस अक्षर से लिखकर दर्शा सकते हैं। तो जैसे इस समुच्चय को हम लोग अगर ए से दर्शाएं तो ऐसे लिखेंगे, कैपिटल ए बराबर मझले ब्रैकेट में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का अगर ये संग्रह बना रहे हैं, समुच्चय बना रहे हैं, तो ये अंदर ऐसे इनको लिखेंगे और इनके बीच में ऐसे कॉमा लगा लेंगे। ठीक है। अब अच्छा ये होगा कि इस समुच्चय को हम लोग ऐसे मझले ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं? छोटा ब्रैकेट भी तो होता है, बड़ा ब्रैकेट भी होता है। हाँ होता है, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तो उसका भी हम लोग यूज करेंगे, उसका भी समुच्चय में महत्व है। लेकिन छोटा ब्रैकेट कुछ और चीजों को दर्शाएगा, बड़ा ब्रैकेट भी कुछ और चीजों को दर्शाएगा। तो हर ब्रैकेट का अपना अपना यूज है। छोटे मझले ब्रैकेट से समुच्चय हो गया तो छोटे ब्रैकेट से कुछ और आएगा, और बड़े ब्रैकेट से भी कुछ आएगा, और उसको हम लोग इसी समुच्चय में आगे पढ़ेंगे कि छोटा ब्रैकेट क्या दर्शाएगा और बड़ा ब्रैकेट क्या दर्शाएगा। ठीक है। तो ये हो गया समुच्चयों को दर्शाने का तरीका, ऐसे इसको दर्शाया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो इस समुच्चय के अवयव हैं ए, ई, आई, ओ, यू, अभी ये अगर इस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं तो अवयव को दर्शाएंगे कैसे? तो देखिए, इसमें यूज किया जाएगा एक सिंबल का। सिंबल क्या है? सिंबल ये है, अब ये ए, ई, आई, ओ, यू इस समुच्चय में आया हुआ है, तो यहां पर हम लोग एक सिंबल के बारे में जानेंगे। ऐसा कुछ देखने में ई जैसा लगेगा, लेकिन ये ई नहीं होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है। ये जो सिंबल है ये क्या दर्शाता है? बिलोंग्स टू। ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि ये दर्शाता क्या है कि शामिल है या मौजूद है या का अवयव है, का अवयव है। ठीक है। इस सिंबल का मतलब ऐसा है। जैसे अब देखिए कैसे यूज करेंगे इसको। जैसे इसी समुच्चय ए को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो स्मॉल ए इस समुच्चय में आया हुआ है, तो इस सिंबल का यूज करके कैसे दर्शाएंगे? तो लिखेंगे क्या कि ये जो स्मॉल ए है ये अवयव है कैपिटल ए का। ठीक है। या ऐसे कहें ए बिलोंग्स टू ए। ए बिलोंग्स टू ए का मतलब यह जो स्मॉल ए है ये कैपिटल ए जो समुच्चय है उसका क्या है? एक अवयव है या उस समुच्चय में शामिल है। जैसे यू है तो यू भी समुच्चय के अंदर आया हुआ दिख रहा है ना, यहां यू आया हुआ है, तो यू को भी लिखेंगे कि यू बिलोंग्स टू ए, मतलब यू इस समुच्चय में शामिल है या मौजूद है, या यू इस समुच्चय का अवयव है। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर ऐसे लिख दें, चलिए मान लीजिए डी। अब क्या डी इसमें आया है? तो यहां तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का ही समुच्चय बनाया गया था, तो इसमें तो ये डी आएगा नहीं। अब नहीं आएगा तो इसको कैसे दर्शाएंगे? तो ये जो बिलोंग्स टू का सिंबल है, बस इसी सिंबल को बनाकर इसको ऐसे क्रॉस कर देना है। इसको अगर कट कर देंगे तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये डी समुच्चय ए में मौजूद नहीं है या डी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक है।
तो इस सिंबल को कहते हैं क्या, अगर ये ऐसा आता है, यानी ये बिलोंग्स टू के सिंबल को बनाकर अगर इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये दर्शाएगा क्या कि डज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये कि शामिल नहीं है या मौजूद नहीं है या का अवयव नहीं है, का अवयव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि यह अवयव नहीं है। ठीक, तो ये दो सिंबल भरने के लिए देखिए, पहला जब एक्सरसाइज करेंगे समुच्चय का तो नॉर्मली ये परिभाषा पर आधारित रहेगा, जिसमें ये दो सिंबल पर आधारित भी क्वेश्चन देगा। यानी एक तरफ संख्या या अक्षर लिखा रहेगा, दूसरी तरफ समुच्चय दिया रहेगा, और ये दोनों सिंबल दिया रहेगा और कहेगा इन दोनों सिंबल में से जो उचित है, जो सही है, उसको भरिए। तो बस इस सिंबल का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई अवयव समुच्चय में मौजूद है तो समुच्चय और उस अवयव के बीच में बिलोंग्स टू का सिंबल भरेंगे, मतलब वो अवयव उस समुच्चय में शामिल है, और अगर अवयव या वो अक्षर उस समुच्चय में शामिल नहीं होगा तो ये डज नॉट बिलोंग वाला सिंबल भर देंगे। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। जैसे इसी समुच्चय पर कुछ परिभाषाएं और कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, जैसे यहाँ हमने एक समुच्चय ए बनाया है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 10 से छोटी हो, यानी 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें समुच्चय बनाना है तो देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, ये 1 से लेकर 9 तक अवयव लिखेंगे, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1 से शुरू करेंगे 9 तक जाएंगे और इन सबके बीच में ऐसे कॉमा लगा देंगे। कहा गया ना कि अवयवों को उनके बीच में कॉमा लगाकर मझले ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, तो ऐसे लिख लेंगे। या फिर एक समुच्चय बी है जो पूर्णांकों का समुच्चय है, और किस तरह के पूर्णांकों का समुच्चय, जो -5 से बड़ा और 3 से क्या हो, छोटा हो। तो -5 से बड़ा पूर्णांक अगर लिखेंगे तो -4, -3, -2, -1, 0, और 3 से छोटा तो 0 के बाद 1 और 2 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया पूर्णांकों का समुच्चय जो -5 से बड़ा और 3 से छोटा है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला ये है समुच्चय सी, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, वह संख्या जो किससे, एक से या खुद अपने आप से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाया गया है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू करेंगे, ठीक है ना, 2 से, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 10 से छोटा बोला है तो 7 तक जाएंगे, ये 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर कहा जाए, अगर अगला एग्जाम्पल ऐसा कुछ समुच्चय डी है और ये क्या दर्शाए, ये किसका समुच्चय है, ये डी जो है वो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या में क्या आएगा, सम अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखिए अभाज्य संख्या शुरू कहां से होता है, 2 से, ठीक, अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, और 2 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो 2 के बाद अगर देखें तो 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19 ऐसे अभाज्य संख्याएं मिलती जाएंगी, लेकिन आगे जितना भी चलते जाएंगे दोबारा हमें कहीं कोई सम संख्या नहीं मिलेगा। सम संख्या बस कहां मिल रहा है, ये पहला वाला 2। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसी 2 को बोला जाता है सम अभाज्य संख्या, या 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो डी वाले समुच्चय में बस कितना अवयव लिखेंगे, केवल एक अवयव, कौन, 2, बस ये 2 आएगा इस समुच्चय में। ठीक,
चलिए आइए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है? समुच्चय को दर्शाने की विधि। अभी तो तरीका देखा कि कैसे उसको दर्शाया जाएगा, मझले ब्रैकेट में उनके बीच में कॉमा लगाकर ऐसे लिखते हैं। अब दर्शाने की विधि क्या है, किन किन दो तरीकों से इसको दर्शाया जाता है? तो पहली विधि है तालिका विधि या सारणी विधि या रोस्टर विधि। इन नामों से इसको जाना जाता है, तालिका विधि, सारणी विधि या रोस्टर विधि। ठीक, टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड, है ना। टेबुलर मतलब ये तालिका और सारणी का मतलब एक ही है, अवयवों की सारणी बनाएंगे यानी अवयवों को लिख कर दिखाएंगे। और दूसरा विधि है नियम विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, नियम विधि, गुण विधि या इसी को बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन्हीं दोनों तरीकों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये तरीका कैसे है और कैसे इसको हम लोग बनाएंगे या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें पहला नियम है तालिका विधि। देखिए तालिका विधि में क्या होता है, तालिका विधि में समुच्चय में आने वाले अवयवों को हमें लिख लिख कर दिखाना पड़ता है। इसमें आने वाले अवयवों को लिख लिख कर दिखाना पड़ेगा। और कैसे लिखेंगे? उन अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर उनके बीच में कॉमा लगाकर और पूरे मझले ब्रैकेट को अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर द्वारा लिखकर दर्शाएंगे। वही विधि कहलाएगी तालिका विधि, सारणी विधि या फिर रोस्टर विधि। ठीक है, देखिए यही चीज यहां लिखा गया। इस विधि में समुच्चय में आने वाले अवयवों को लिख कर दिखाना होता है, अर्थात अवयवों की सारणी बनानी होती है। अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर उनके बीच में अर्धविराम या कॉमा लगाकर अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहां पर यह दर्शाया गया है, एक दो एग्जांपल लिया गया है। जैसे समुच्चय ए लिया गया, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं मझले ब्रैकेट के अंदर। इनके बीच में कॉमा लगाया गया है और अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर द्वारा दर्शाया गया। तो यानी तालिका विधि वही तरीका है जो अभी हम लोग शुरू में समुच्चय की परिभाषा में एग्जाम्पल देखे थे। फिर ऐसे बी है, ये विषम संख्याओं का समुच्चय, लेकिन यहाँ लास्ट में कोई नंबर नहीं दिया, ये डॉट डॉट करके छोड़ा गया है। अब डॉट डॉट का मतलब है कि ये आगे ऐसे ही विषम संख्याएं अनंत तक चली जाएंगी। समुच्चय सी, इसमें 2 4 6 8 10 यानी सम संख्याओं को लिखा गया और इसमें भी डॉट डॉट किया गया है, तो ये भी आगे अनंत तक चलती जाएंगी। ठीक है, और चौथे एग्जाम्पल में डी में 2 3 5 7 11 13 और आगे डॉट डॉट है। और ये संख्याओं को अगर देखा जाए तो ये सब सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। देखिए ये विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को जब देगा तो ज्यादातर गुण विधि से ही क्वेश्चन दिया रहेगा। अब इस विधि में होता क्या है, इसका नियम समझ लेते हैं। तो गुण विधि में समुच्चय के अंदर आने वाले अवयवों के बारे में अंग्रेजी के किसी छोटे अक्षर द्वारा बताया जाता है। ठीक, या ऐसे कहें कि समुच्चय में आने वाले अवयवों के गुणों के बारे में अंग्रेजी के किसी छोटे अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। और अंग्रेजी के उस छोटे अक्षर को मझले ब्रैकेट के अंदर फिर से लिखेंगे और पूरे ब्रैकेट को अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर द्वारा लिखकर दर्शाएंगे, है ना। तो देखिए नियम यही दिया गया है कि इस विधि में समुच्चय में आने वाले अवयवों के गुणों को अंग्रेजी के किसी छोटे अक्षर द्वारा मझले कोष्ठक में लिखकर अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहां दिया गया है कि समुच्चय ए में कह रहा है कि x, और यहां देखिए ये 2 डॉट दिया गया है, ऐसे बिंदु जैसा बनाया गया है। ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है सच दैट, या ऐसा है कि। देखिए इसमें ये जो सिंबल आया हुआ है, यहां पर ये सिंबल ऐसे 2 डॉट बनाया जाएगा, या फिर एक देखेंगे तो इसमें यहां ये खड़ी लाइन भी खींचा गया है, तो ये ऐसे डॉट बनाया जाए या ऐसे खड़ी लाइन खींचा जाए, इसको बोला जाता है सच दैट, मतलब ऐसा है कि, ऐसा है कि।
यानी ये सिंबल दर्शाता है क्या? तो पहले एग्जाम्पल में लिखा है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, यक्स ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यानी हमें यक्स के स्थान पर क्या रखना है? प्राकृतिक संख्या रखना है। ठीक है ना, जैसा कि बोला गया इस नियम में कि समुच्चय में आने वाले अवयवों के गुणों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो अंग्रेजी का ये छोटा अक्षर x लिया गया और इससे इसमें आने वाले अवयव के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। क्या गुण है कि इसके अंदर प्राकृतिक संख्या लिखी जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल में भी लिखा है x। अब ये खड़ी लाइन जो है इसको भी वही पढ़ेंगे, सच दैट, यानी ऐसा है कि x ऐसा है कि यक्स एक पूर्ण संख्या है जो 10 से छोटा है। एक पूर्ण संख्या है जो 10 से छोटा है। ठीक है, यानी समुच्चय बी में पूर्ण संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन कहां तक? 10 से छोटा। तो 0 से शुरू करेंगे और 9 तक लिखेंगे। तीसरा समुच्चय दिया है कि y ऐसा है कि y एक पूर्णांक है तथा y -5 से बड़ा है और +5 से छोटा है, यानी -5 और +5 के बीच के पूर्णांकों को इस समुच्चय में लिखना है। तो इस अक्षर द्वारा जो ये अवयव के गुणों को बताया जा रहा है, इसको समझकर अगर इसी को तालिका विधि से यानी अवयवों को लिखकर दिखाना होगा तो आसानी से लिखकर दिखा सकते हैं। देखिए, अब इसी चीज को यहां भी बताया गया, ये जो दोनों सिंबल थे इसको सच दैट ऐसा है कि ऐसा पढ़ते हैं। ठीक, अब समुच्चय पर ये जो दो नियम बताया गया, तालिका विधि या गुण विधि, इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।